दुनिया में हिटलर, स्टालिन ना जाने कितने तानाशाह हुए हैं, जिन्होंने लाखों लोगों की बड़ी बेरहमी से जानें ली है, खूब कत्लेआम मचाया है। लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हैं एक ऐसा तानाशाह भी हुआ है जिसकी बर्बरता के सामने हिटलर और स्टालिन जैसे तानाशाह शांति के दूत नजर आएंगे। जी, हम बात कर रहे हैं युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन की। वही ईदी अमीन जो इंसानों का मीट खाता था, घंटों लाशों से बातें करता था और उनका खून पीता था, और जो लोग उसके खिलाफ बोलने की कोशिश करते उन्हें अपने स्पेशल टॉर्चर चैम्बर में डलवा देता था, जहां पे पानी के अंदर करंट उड़ाया जाता। जिद्दी इतना था कि एक रात उसे सपना आया कि सुबह हजारों एशियंस लोगों को युगांडा से बाहर भेज देना चाहिए। बस फिर क्या था? He has instructed me to throw out all Asians from the country. I give the Asians 90 days to pack up and go. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं क्षितिज सूर्य। स्वागत करता हूं आपको सिंपली सूर्य के इस नए एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे इतिहास में से एक ऐसे क्रूर तानाशाह ईदी अमीन की जिसने दहशतगर्दी की सारी हदें पार कर दी। कौन था ईदी अमीन, कैसे युगांडा का तानाशाह बन गया और कैसे वो अपने दुश्मनों को टॉर्चर करता था, सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे इस एफर्ट को प्लीज अप्रिशिएट करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। साल 1925 में जब ईदी अमीन का जन्म हुआ, उस समय युगांडा में अंग्रेजों का कब्जा था। ईदी अमीन के माँ बाप दोनों अलग अलग रहते थे। गरीबी इतनी थी कि 2 वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज थे। ऐसे पढ़ाई लिखाई का तो सवाल ही नहीं उठा। ईदी अमीन बड़ा हुआ, घर की जिम्मेदारी निभाने के लिए 1940 में अंग्रेजी सरकार की आर्मी में कुक की नौकरी पर लग गया। कद काठी में ईदी अमीन 6 फुट 4 इंच लंबा, हट्टा कट्टा खूंखार आदमी था। इसके साथ वह अपने काम में वफादार भी था, जिसे देखकर अंग्रेजों ने इसे आर्मी की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। अंग्रेजों की ओर से ईदी अमीन ने बड़ी भयंकर लड़ाइयां लड़ी हैं। अफ्रीका की ओर से कीनिया में जो लोग अंग्रेजों का विरोध करते थे, उनका बड़े पैमाने पर जेनोसाइड करवाया, उन्हें जिंदा दफनाया। ऐसे लोग जो अपनों के खून के प्यासे होते हैं, वो अंग्रेजों को खासा पसंद आते हैं। इसी वफादारी के चलते ब्रिटिश गवर्नमेंट ईदी अमीन का प्रमोशन करने लगी। पहले लेफ्टिनेंट और फिर 1961 में कमीशन ऑफिसर बना दिया गया, जो उस समय किसी अफ्रीकन के लिए बहुत बड़ा पद था। ऑफिसर बनने के बाद ईदी अमीन की मुलाकात ब्रिटिश आर्मी में ही एक और हाई रैंक ऑफिसर मिल्टन ओबोते से हुई। दोनों हाई पोस्ट पर थे, इसलिए दोनों ने मिलकर युगांडा में स्मगलिंग करना शुरू कर दिया। लेकिन इस समय तक युगांडा के लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए थे और मजबूरी में अंग्रेजों को युगांडा को स्वतंत्र करना पड़ा। 1962 में युगांडा आजाद हुआ। मिल्टन ओबोते को प्राइम मिनिस्टर और ईदी अमीन को डिप्यूटी कमांडर बनाया। शुरुआत में मिल्टन ओबोते और ईदी अमीन की केमिस्ट्री बहुत अच्छी बनी, क्योंकि दोनों पहले अंग्रेज सरकार के अंडर काम करते थे और दोनों के दोनों बहुत करप्ट थे। लेकिन 1966 में ओबोते अंग्रेजों के बाद युगांडा के प्रेसिडेंट बन गए और ये बात ईदी अमीन को गंवारा नहीं। उन्हें ओबोते के अंडर काम करना बिल्कुल रास नहीं आ रहा था। नतीजा ये हुआ, ईदी अमीन ने अपनी आर्मी बनाना शुरू कर दी। युगांडा के लोगों को अंदर ही अंदर ओबोते के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। 25 जनवरी 1971 को कॉमनवेल्थ समिट की एक मीटिंग थी। प्रेसिडेंट ओबोते इसे अटेंड करने के लिए सिंगापुर गए हुए थे। इसी बीच ईदी अमीन ने देश में सैनिकों को अपनी ओर मिलाकर तख्ता पलट कर दिया और खुद को कमांडर इन चीफ यानी प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। और तो और देश के अंदर ओबोते की एंट्री पर ही रोक लगा दिया। बेचारे ओबोते को तो मजबूरी में तंजानिया में शरण लेनी पड़ी। प्रेसिडेंट बनने के बाद ईदी अमीन की क्रूरता की एक नई कहानी शुरू हुई। एक अलग आर्मी बनाई गई। उसे पूरा अधिकार दिया गया कि भाई जिस भी आदमी पर डाउट हो कि वो ओबोते की हेल्प कर सकता है, उसे मार दिया जाए। इसी चीज का फायदा उठाकर लोंगो और अचोली जैसे क्रिश्चियन ट्राइब के लोगों की बड़ी बेरहमी से हत्या भी करवाई गई। ईदी अमीन किसी इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानता था। वह अपनी मर्जी से मनचाहे फैसले लेने लगा, खुद को खुदा समझने लगा। इसकी जिद और पागलपन का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि 4 अगस्त 1972 को अचानक आदेश दिया गया कि भाई साहब ईदी अमीन के सपने में गॉड आए थे, जिन्होंने कहा कि युगांडा में रहने वाले सारे एशियंस लोगों को युगांडा को खाली कर देना चाहिए। Sent last night from God. He has instructed me to throw out all Asians from the country. Uganda must be for Ugandans only. The Asians were brought here by the colonialists to build railway. The railway is now finished. Let the British have the Asians and the Amin soldiers have their dukas. They have exploited Ugandan people. I give the Asians 90 days to pack up and go. Do not try to look like a true African by blackening your skin with the shoe polish, or else you will suffer. If you are still here after my deadline, just wait and see what happens to you. फिर क्या था? 90 दिन की डेडलाइन दी गई। उस समय भारत और एशिया के तमाम लोग युगांडा में बसते थे, बिजनेस करते थे, लेकिन उन्हें केवल 55 पाउंड
और 250 किलो सामान ले जाने की अनुमति दी गई और बोला कि भाई देश खाली कर दो। लगभग 60,000 से ज्यादा एशियन लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। लंदन में रहने वाली गीता बस बताती है कि जब वो युगांडा से निकल रही थी उस समय उनके पास 55 पाउंड और 250 किलो सामान के अलावा उंगली में एक अंगूठी थी। पहले सैनिकों ने अंगूठी उतरवाने की बहुत कोशिश की, पर जब अंगूठी नहीं निकली तो उनकी उंगली ही काट दी गई। ऐसे ही ईदी अमीन की क्रूरता का बखान करता एक और किस्सा है। ईदी अमीन की गवर्नमेंट में हेल्थ मिनिस्टर रहे हेनरी कैम्बा ने एक स्टेट ऑफ ब्लड नाम की किताब लिखी थी जिसमें बताया था कि वास्तव में ईदी अमीन कितना क्रूर था। हेनरी कैम्बा के अकॉर्डिंग युगांडा में जो लोग मारे जाते थे, मुर्दा घर से कईयों की आंख, नाक, लीवर, होठ गायब हो जाते थे। कई बार तो ईदी अमीन खुद कहता था कि उसे शवों के साथ अकेला छोड़ दिया जाए। क्या करता होगा रे बाबा। इसी किताब में हेनरी कैम्बा लिखते हैं कि ईदी अमीन ह्यूमन मीट के जायके के बारे में लोगों से खूब बातें करता था, बाकी आप खुद समझदार हैं। ऐसे ही एक किस्सा ईदी अमीन का एक नौकर मोजेस अलोगा का है जिसे जानकर आपके तो होश फाख्ता हो जाएंगे। पहले मोजेस अलोगा ईदी अमीन के घर में नौकरी करता था। ईदी अमीन के घर में एक कमरा हमेशा बंद रहता था। वहाँ केवल साफ सफाई के लिए अलोगा को ही जाने की परमिशन थी। एक दिन अमीन की 5वीं बीवी सारा साइक्लोबा ने अलोगा से कमरे की चाबी मांगी। वो जिद करने लगी कि उन्हें अंदर जाके देखना है। कुछ पैसों का लालच देकर अलोगा मानकर उसने चाबी दे दी। लेकिन जब सारा ने कमरा खोला और अंदर गई तो फ्रिज देखकर वो बेहोश हो गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहाँ ईदी अमीन ने एक आदमी का सर काट कर रखा हुआ था और वो आदमी कोई दूसरा नहीं था, वो था जी गीता नाम का व्यक्ति जो सारा का पुराना प्रेमी था। अब आप जी गीता को बेवकूफ कहें, हिम्मत वाला या बदकिस्मत जिसने अमीन की बीवी से प्यार करने की हिम्मत। अच्छा, दुनिया में कैदियों के लिए जेल बनाई जाती है। जेल में रहने वाले कैदियों के लिए भी बेसिक सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन ईदी अमीन ने अपनी गवर्नमेंट का विरोध करने वाले लोगों के लिए एक ऐसी व्यवस्था कर रखी थी जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। ईदी अमीन ने ऐसे लोगों के लिए टॉर्चर चैम्बर बनवा रखा था। चारों तरफ पानी के बीच बने इस चैम्बर में इलेक्ट्रिक डोर लगे हुए थे और चैम्बर के अंदर पानी दौड़ता था। जिस आदमी पर भी डाउट होता था कि वो ईदी अमीन की बुराई कर रहा है उसे ईदी अमीन के सैनिक लाके इस चैम्बर में डाल दिया करते थे। पानी में करंट दौड़ाया जाता था जिससे कि कोई भी व्यक्ति वहां से भागने की कोशिश ना कर पाए और करे तो तुरंत मर जाए। और जो व्यक्ति अंदर रहते थे उन्हें किसी तरीके की खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं दी जाती थी। इस चैम्बर में अमीन के शासनकाल के दौरान लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। ईदी अमीन 1971 से 1979 के बीच लगभग 8 साल तक प्रेसिडेंट रहा। ओवरऑल इस बीच 5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। गरीबी, भुखमरी से लोगों का बुरा हाल हो गया। त्राहिमाम मच गया पूरे देश में। इसी बीच ईदी अमीन ने अपने सैनिकों के साथ तंजानिया पर अटैक कर दिया। लेकिन 1979 में तंजानिया के सैनिकों ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया और यह बात ईदी अमीन सहन नहीं कर पाया। युगांडा के लोगों को उनके हाल पर छोड़कर खुद लीबिया रफू चक्कर हो गया। कुछ दिन इराक रहा, भटकता रहा, फाइनली सऊदी अरेबिया में जाकर उसने शरण ली जहाँ 2003 में क्रूर शासक का देहांत हो गया। तो ये थी कहानी इंसान के रूप में हैवान ईदी अमीन की। बाकी आप अपना ख्याल रखिए। जल्द मिलते हैं, एक ऐसी रोचक किस्से को लेके आएंगे, आपसे साझा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।